नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन में एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस आपके सामने हाजिर है। आज हम बात करेंगे 6 टॉपिक्स के ऊपर पे, जैसे हम कंसिडर करते हैं हर सेशन में। सबसे पहले बात करेंगे केन बेतवा इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स। क्या है ये, किस तरीके से इससे नुकसान पहुंच रहा है और क्या इससे फायदे पहुंचेंगे, उसके भी हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने उठाया है, डिफरेंट कॉलर जॉब्स। बेसिकली राइट नाउ वी आर लिविंग इन अ गिग इकोनॉमी। तो मैं आपको समझाऊंगा गिग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट और ये किस तरीके से फायदेमंद होता है या नुकसानदायक होता है, वो भी बात करेंगे। और साथ ही साथ कुछ और तरीके के जो कॉलर जॉब, जैसे आप सुनते हैं अखबारों में पढ़ते हैं, वाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, गोल्ड कॉलर जॉब, वो सब मैं आपको इसमें बताऊंगा। थर्ड, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट FFV, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। क्या होते हैं ये, सरकार इसको लेके क्या प्लानिंग कर रही है, उस पर हम बात करेंगे। फोर्थ, रेटिंग प्रोटोकॉल फॉर गार्बेज फ्री सिटीज। तो क्लीनिनेस पे बात चल रही है, इस पे बात करेंगे। एक नया सिस्टम आया है, दैट इज रेटिंग प्रोटोकॉल्स निकालने जा रही है सरकार। फिफ्थ, हनी FPOs पे हम बात करेंगे, यानी FPOs का यहाँ पे मतलब है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, उसके स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। एंड फाइनली, पर्सन इन द न्यूज, रानी लक्ष्मीबाई। बेसिकली ये मैं इसलिए उठा के लेके आया हूँ क्योंकि अभी हाल फिलहाल झांसी जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज किया गया है। क्या नाम उसका रखा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, उनका नाम बेसिकली इन्हीं के नाम पे रखा गया है। एंड देन फाइनली MCQs फॉर द प्रैक्टिस। इस सेशन में दोस्तों आप मेरे साथ ये सारी चीज़ें कवर अप करेंगे अलॉन्ग विद द 5 MCQs टुडे। राइट, तो 2 + 5 आज मिला के हमारे इस वीक के हो जाएंगे 7 MCQs। तो बने रहिए हमारे साथ। कैसा लग रहा है आपको सेशन, जरूर बताइएगा, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। टोटल मिला के हमारे हो जाएंगे 769 स्टोरीज। तो वंडरफुल, हम 1000 की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहला, केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। अब ये क्या है कि जो केन बेतवा इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट है, ये दो स्टेट्स के बीच की कहानी है। राइट, द स्टोरी ऑफ द टू स्टेट्स। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये दिस इज केन, ये MP का रीजन है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है बुंदेलखंड, बेतवा। अब इसको कनेक्ट किया जा रहा है, लिंक बनाया जा रहा है कैनल के थ्रू। ये आप देख रहे हैं ना ब्लैक में, ये कैनल के थ्रू बनाया जा रहा है। अब इससे हो क्या रहा है कि ये बताया जा रहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो जो पन्ना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, उसका एक बहुत बड़ा भूभाग और कोर एरिया, वो हो सके तो सबमर्ज हो सकता है, डूब सकता है। जिससे कि बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं, जैसे कि जो टाइगर के जो स्पीसीज हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो पूरा का पूरा जो कोर एरिया है वो लॉस में जा सकता है, सबमर्ज हो सकता है। अब उससे हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होगा, उससे कनेक्टिविटी लॉस हो जाएगी, वगैरह वगैरह सारी बातें इसमें कही गई है। और ये बहुत ही बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो बना हुआ है। अब द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग ऑफ वाटर फ्रॉम केन रिवर टू बेतवा रिवर थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ दौधन डैम। ये भी आपको याद रखना है, दौधन डैम। एंड अ कैनल लिंकिंग द टू रिवर्स इज लोअर ओर प्रोजेक्ट, कोथा बैरेज एंड बीना कॉम्प्लेक्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये सारे प्रोजेक्ट्स उसके ऊपर चल रहे हैं। अब सरकार कर क्यों रही है, जब इतना बड़ा भूभाग इसमें डूब जाएगा, फायदा नहीं होगा एनवायरनमेंट को, इकोलॉजी को, स्पीसीज को, बायोडाइवर्सिटी को, देन व्हाई गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू दैट। बेसिकली गवर्नमेंट का जो आइडिया ये है कि जो बुंदेलखंड का रीजन है वो उसको बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो सकता है। वहाँ के लोगों को इरिगेशन मिल सकती, इरिगेशन के लिए पानी मिल सकता है, ड्रिंकिंग वाटर की नीड्स उनकी पूरी हो सकती है। और भी बहुत सारे फायदे जो हैं इस प्रोजेक्ट से हो सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रोजेक्ट का, द प्रोजेक्ट इज स्लेटेड टू इरीगेट 10.62 लाख हेक्टेयर्स एनुअली, provided drinking water supply to 62 lakh people and generate 103 megawatt of hydropower and 27 megawatt of solar power। तो ये तो एक पूरी तरीके से ह्यूमन नीड्स पे आ गया। द प्रोजेक्ट विल बी इमेंस बेनिफिट टू द वाटर स्टाव्ड बुंदेलखंड रीजन स्प्रेड अक्रॉस द मध्य प्रदेश एज वेल एज उत्तर प्रदेश। The project is expected to boost socio-economic prosperity in the backward Bundelkhand region। ये सबसे बड़ा इसका जो है सिग्निफिकेंस बताया जा रहा है। That's why government is trying to do that, right? On the account of increased agricultural activities and employment generation, it would also help in arresting distressed migration from this region। तो ये भी बहुत एक अच्छा पॉइंट है जिसको लेके सरकार इस पे काम कर रही है। लेकिन फिलहाल जो स्टडी सामने आई है वो भी बहुत ही मतलब भयानक है। एक तरीके से आप कह लीजिए कि अब सरकार एक डुबियस सिचुएशन में आ सकती है कि वेदर दे वांट टू चूज द ह्यूमनिस्टिक नीड्स और दे वांट टू गो अगेंस्ट द एनवायरमेंट, इकोलॉजी और द बायोडाइवर्सिटी और सम काइंड ऑफ स्पीसीज। राइट, चलिए दूसरे स्टोरी पे बात करते हैं बिना किसी देरी के, दैट इज डिफरेंट कॉलर जॉब्स। तो आपको दिख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे सारे कॉलर जॉब्स मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहले एक एक करके देख लेते हैं। ब्लू कॉलर जॉब अगर आपसे कोई पूछे तो ये जॉब किस तरीके की होती है, ये वर्किंग क्लास के लिए होती है। बेसिकली ऐसे लेबर जो मैनुअली तौर पे परफॉर्म करते हैं और उनका आर्ली वेज होता है।
जितने घंटे काम करेंगे उतने घंटे का वो चार्ज लेंगे। दूसरे होते हैं वाइट कॉलर जॉब, ये सैलरीड प्रोफेशनल होते हैं, ऑफिस वर्कर्स होते हैं, पूरी की पूरी मतलब इनकी जो सैलरी होती है फिक्स वगैरह होती है, मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं ये। थर्ड, गोल्ड कॉलर वर्कर। गोल्ड कॉलर वर्कर उनको कहा जाता है जो बिल्कुल हाईली स्किल नॉलेज रखते हैं और कंपनी के लिए ज़रूरी ही ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए मेरी एक कंपनी है और मैं किसी दूसरी कंपनी के साथ कुछ टाई अप करने जा रहा हूँ, तो कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशंस पूरे करने पड़ेंगे। अब उसके लिए मेरी कंपनी की तरफ से एक लॉयर तो होना ही चाहिए, तो इसीलिए इसमें लॉयर्स आ जाते हैं, इसमें डॉक्टर्स आ जाते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट आ जाते हैं, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, ग्रे कॉलर वर्कर पे अगर हम बात करें, तो जो लोग व्हाइट कॉलर में क्लासीफाई नहीं हुए, सैलरीड प्रोफेशनल हैं लेकिन जो जिनको हटा दिया गया है व्हाइट कॉलर से, वो इसमें आ जाते हैं, ग्रे कॉलर में आ जाते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे पुलिस ऑफिसर्स ले सकते हैं, आप सिक्योरिटी गार्ड्स ले सकते हैं, जो जो परमानेंट होते हैं किसी कंपनी के अंदर में, तो वो सब इसमें आते हैं ग्रे कॉलर वर्कर में। ग्रीन कॉलर वर्कर, इट इज़ अ वर्कर हु इज़ एम्प्लॉयड इन द एनवायरमेंटल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, लाइक कि अगर वो किसी जो एनवायरमेंटल एजेंसीज हैं उनके साथ काम कर रहे हैं तो उनको ग्रीन कॉलर वर्कर कहा जाता है। पिंक कॉलर वर्कर किसे कहा जाएगा? इट इज एम्प्लॉयड इन अ जॉब दैट इज ट्रेडिशनली कंसिडर्ड टू बी वुमेन्स वर्क एंड इज ऑफन लो पेड, राइट। तो ट्रेडिशनली क्या माना जाता है कि एक ये वुमेन वर्क माना जाता है और हमेशा इसमें जो पैसे मिलते हैं वो बहुत कम मिलते हैं, इसे पिंक कॉलर वर्कर कहते हैं। स्कारलेट कॉलर वर्कर क्या होता है? ये उन लोगों को रेफर किया जाता है जो पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री में काम करते हैं, बेसिकली इंटरनेट पोर्नोग्राफी में, दे सेल देयर बॉडीज, राइट, उस तरीके से उसमें वहां पे काम करते हैं, उसमें स्कारलेट कॉलर वर्कर कहते हैं। नेक्स्ट इज रेड कॉलर वर्कर। गवर्नमेंट वर्कर्स जितने भी होते हैं, सरकारी बाबू लोग सब जो होते हैं वो इसमें आते हैं। तभी आपने नाम सुना होगा एक, जब आप पढ़ते हैं ब्यूरोक्रेसी वगैरह तो आप एक नाम सुनते हैं, रेड टेपिज्म, राइट, वो इसी के ऊपर होता है, रेड कॉलर वर्कर के ऊपर ही रेड टेपिज्म लगाया जाता है। नेक्स्ट इज ओपन कॉलर वर्कर। ये वो वर्कर होते हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू काम कर रहे हैं, राइट। अब बात करते हैं गिग इकोनॉमी। सर गिग इकोनॉमी क्या बोला है? हमने पहले भी डिस्कस किया, थोड़ा समय और ले लेते हैं। ये जो सिस्टम है ये फ्री मार्केट सिस्टम है जिसमें सारे पोजीशंस जो हैं वो टेम्पररी होते हैं, किसी को भी परमानेंटली हायर नहीं किया जाएगा, टेम्पररी किया जाता है। इंडिपेंडेंट वर्कर्स को शॉर्ट टर्म के लिए एंगेज किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। एंड एस्टिमेटेड इज दैट 50% ऑफ द न्यू एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज बीइंग जनरेटेड बाय द गिग इकोनॉमी कंपनीज अक्रॉस बोथ ब्लू कॉलर जॉब जो कि पर आवर के बेसिस पे है, एंड वाइट कॉलर वर्कफोर्स जो कि टिपिकली सैलरीड प्रोफेशनल है, राइट। तो 56% ऐसी एम्प्लॉयमेंट है, न्यू एम्प्लॉयमेंट जो है वो गिग इकोनॉमी के थ्रू मतलब जनरेट की जा रही है। लेकिन इसके कई सारे नुकसान भी हैं दोस्तों। पहला, जैसे अगर आप लेबर सेक्टर में जाएंगे, वहाँ पर इनको लो वेजेस दिए जाते हैं, कोई एम्प्लॉय प्रोटेक्शन नहीं होता, डिक्रीज इन टिप्स होता है, फोर्स टू वर्क ऑड एंड लॉन्ग आवर्स, जितना भी आप खटें आपको मिलेगा, राइट। कंज्यूमर्स में अगर आप देखेंगे तो कन्वीनियंस होता है, लोअर क्वालिटी एंड गुड्स एंड सर्विसेज, चीप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज उनको मिल सकती है। इंडस्ट्रीज की बात करें तो जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो इन्वेस्टर लेवल पे बढ़ जाता है, कॉरपोरेट्स का कंसोलिडेशन होता है, कोलोनाइजेशन ऑफ एंटायर सेक्टर्स बाय टेक प्लेटफॉर्म्स वगैरह वगैरह। तो इस ये उतना फ़ायदेमंद नहीं है ऐसा बताया जाता है, राइट। लेकिन अब एक हवा ऐसी चल चुकी है कोविड के आने के बाद, वर्क फ्रॉम होम का जो कंसेप्ट आया और फिर बहुत सारे लोगों ने इसमें तरक्की भी की है, ऐसी बात नहीं है कि सभी लोगों के लिए एक मतलब गलत साबित हुआ है। बहुत अच्छे लोग थे जिनको पहले काम नहीं मिल रहा था, लेकिन अब ये गिग इकोनॉमी के कारण उनको काम मिल रहा है, उनके पास प्रोजेक्ट्स हैं, साइड प्रोजेक्ट्स हैं, दे कैन नाउ ऑन अ वेरी गुड एंड हैंडफुल अमाउंट इन द एंड ऑफ द मंथ, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती है, प्लस माइनस से चलती रहती है इनके साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के ऊपर में। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या है? ये इस ऐसे तरीके के इंजन होते हैं जो दोनों के कॉम्बिनेशन पे चलते हैं, दे कैन रन ऑन बोथ पेट्रोल एंड इथेनॉल। अब इसमें 100% तक के इथेनॉल को आप यूज कर सकते हैं। एक इन्हीं का वेरिएंट होता है फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जब आप फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ देते हैं तो फिर आपके पास जो मिलता है वो FFVSHE, क्लियर है। अब इसको एक्सेलरेट करने के लिए सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत स्कीम्स लेके आई, जिसमें ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट्स को पूरा ऐड किया गया। ये हमने डिस्कस किया हुआ है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है? इससे सबसे पहला तो ये होगा कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा, अगर हम इथेनॉल मिथेनॉल के तरफ अगर जाते हैं एज अ फ्यूल, तो फिर जो एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा वो फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये जो इथेनॉल मिथेनॉल का प्रोडक्शन है वो तो फार्मर ही करके देंगे ना, तो उनको रेवेन्यू मिलेगा। साथ ही साथ भारत का जो विजन है सेल्फ रिलायंस इंडिया,
वो एक तरीके से बूस्ट होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी भी अब आ रही है कि वो दे वांट टू प्रमोट द इथेनॉल एज अ ट्रांसपोर्ट फ्यूल, राइट। दिस मूव दिस मूव विल ड्रास्टिकली रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम व्हीकल्स ऑन अ वेल टू व्हील बेसिस। क्लियर दोस्तों। साथ ही साथ कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूँ। भारत ने एक टारगेट लिया हुआ है E10 का 2022 तक। E10 मतलब 10% ऑफ इथेनॉल। E20 इसका टारगेट 2025 तक का लिया। एट प्रेजेंट देयर आर नो फ्लेक्स फ्यूल्ड पावर्ड इंजन्स और व्हीकल्स विद द एक्सेप्शन ऑफ अ लिमिटेड एडिशन टीवीएस अपाचे आरटीआर मोटरसाइकिल। इसके अलावा कोई भी दूसरा फ्लैक्स फ्यूल पावर्ड इंजन व्हीकल नहीं है भारत के पास। तो ये देखने वाली बात है, सरकार इसको काफ़ी बूस्ट करने के मूड में दिखाई दे रही है। फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड जो भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे आप इसे आसानी से टैकल कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अगली स्टोरी पे, दैट इज रेटिंग प्रोटोकॉल्स फॉर गार्बेज फ्री सिटीज़। तो बेसिकली गुड गवर्नेंस डे जो था 25 दिसंबर को, उसी ईव पे MOHUA मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक टूल किट लॉन्च किया 2022 के लिए, जिसका नाम उन्होंने दिया स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज। अब ये बेसिकली जो ये स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल है कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। 2018 में भी इसे MOHUA ही लेके आई थी। लेकिन उस वक्त क्या था कि उस वक्त जो मैकेनिज्म बनाया गया था उसमें गार्बेज फ्री स्टेटस को अचीव करना था, और उसके लिए शहरों को मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था सफाई के तरफ। धीरे धीरे साल दर साल सभी शहर इंप्रूव करते गए। इनमें से 9 सिटीज़ को 5 स्टार की रेटिंग मिली, 143 रेटेड एज 3 स्टार एंड 147 रेटेड एज 1 स्टार। इसके बेसिकली 12 पैरामीटर्स होते हैं जो स्मार्ट फ्रेमवर्क पे काम करते हैं, मतलब सिंगल मैट्रिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिगरस वेरिफिकेशन मैकेनिज्म एंड टारगेटेड टुवर्ड्स आउटकम्स। द स्टार रेटिंग इज सपोर्टेड बाय सेल्फ assessment and self verification for achieving a certain star rating। तो ये सब कुछ यहाँ पे मतलब सेल्फ रिलायंस के तौर पे ही काम हो रहा है। रेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है, क्योंकि इससे क्या होता है ओवरऑल आप एक चीज़ ओवरऑल जो ग्रोथ है वो आप मेजर कर सकते हैं इन रेटिंग्स के जरिए। साथ ही साथ भारत के पास स्वच्छ भारत मिशन अर्बन आप ले लीजिए या ग्रामीण ले लीजिए, या फिर स्वच्छ सर्वेक्षण जो होते रहते हैं उनमें लीजिए, तो उन सबको में काफ़ी ये चीज़ें हेल्प करेंगी। तो किस तरीके से ये सेल्फ वेरीफाइड होते हैं या सेल्फ असेसमेंट इनका होता है वो यहाँ पे ये पोर्टल के रूप में दिखाया गया है। क्लियर। चलिए अगले स्टोरी पे आते हैं, दैट इज हनी एफपीओज। हनी एफपीओज क्या है? बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने 14 हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो लॉन्च किए हैं ऑफ ट्राइफेड। ट्राइफेड क्या है दोस्तों? ट्राइफेड है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब इसमें बहुत सारे और भी इनिशिएटिव्स आते हैं, जैसे वन धन योजना आती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आता है फॉर माइनर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स वगैरह के लिए। तो ये जो 14 हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जा रहे हैं ये एक स्कीम है। और वो स्कीम कैसी स्कीम है? दैट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम। स्कीम का नाम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हमने पहले भी अपने PIB के सेशन में आई होप 2 से 3 बार इसको हमने डिस्कस किया है। ये पूरा स्ट्रक्चर हमने 2 से 3 बार डिस्कस किया हुआ है, राइट। जो लोग बहुत लंबे समय से इस सीरीज को देखते आ रहे हैं वो समझ पाएंगे। अब 2020 में ही इसको लाया गया था टू इंश्योर इकोनॉमीज ऑफ स्केल फॉर फार्मर्स ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अब बी कीपिंग इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बी कीपिंग एक्टिविटी हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसको बोला जाता है स्वीट रिवोल्यूशन। अगर इसमें अगर फार्मर्स की इनकम को अगर आपको बढ़ाना चाहते हैं तो जो बी से रिलेटेड रिवोल्यूशंस होती हैं कहते हैं स्वीट रिवोल्यूशन, ये आपको ध्यान रखना है। अब इनमें कौन कौन सी अथॉरिटीज़ है जो इन्वॉल्व है? तो बेसिकली एक नेशनल बी बोर्ड होती है जो कि नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के तहत आती है, जिसका पूरा का पूरा दायित्व होता है कि साइंटिफिक बी कीपिंग वैल्यू चेन को डेवलप करना। पूरे भारत के अंदर में ऐसे 100 क्लस्टर्स बनाए हुए हैं जहाँ पे ये पूरा चेन जो है काम कर सकता है। अंडर इट 30 lakh फार्मर्स हैव बीन ट्रेंड इन बी कीपिंग एंड आर ऑल्सो बीइंग फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट। Promotion and formation of FPOs is the first step for converting कृषि into आत्मनिर्भर कृषि। तो मेन मुद्दा यहाँ भी वही निकल के आ रहा है जो फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स में निकल के आया था, सेल्फ रिलायंस की बात यहाँ पर निकल। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं एफपीओस का। एक जनरल बॉडी होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। बेसिकली इसमें 2 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, इनके लेवल पे प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग की जाती है, फिर एफपीओ स्टाफ एंड लोकल रिसोर्स पर्सन्स, राइट। ये पूरा का पूरा जो है स्ट्रक्चर होता है। चलिए आगे बात करते हैं आज की फाइनल स्टोरी की तरफ, फिर हम एंड करेंगे सेशन को विद एन एमसीक्यूज, विद सम एमसीक्यूज। रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म था वो कब हुआ था? 19 नवंबर 1828। उनका असली नाम मणिकर्णिका तांबे था। वाराणसी यूपी में इनका जन्म हुआ। इनका फिर
इनकी जो शादी थी वो झांसी के राजा राजा गंगाधर नेवालकर के साथ की गई 1842 में। इनको बेटा भी हुआ एक, जिनका नाम था दामोदर राव, जो 4 महीने के बर्थ के बाद ही क्या हो गया था, मर गया। उसके बाद फिर इन्होंने एक बालक को गोद लिया और उनका नाम क्या था, उनका नाम था आनंद राव। उस बच्चे का नाम आनंद राव था, जिसको रीनेम करके इन्होंने दामोदर राव रख दिया। अब क्या था, राजा ने जब इन्हें गोद लिया उसके ठीक एक दिन बाद राजा की ही मौत हो गई। तो उसके बाद लॉर्ड जो डलहौजी थे, उन्होंने एक कानून निकाला हुआ था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उसके तहत उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि देखो जी, हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपका ये वारिस हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब झांसी हमारी। हावेवर रानी जी ने रिफ्यूज़ किया और उन्होंने बोला कि हम नहीं मानते, हम लड़ेंगे, और वो बहुत बहादुरी से लड़ी भी। उन्होंने, एक उनके कमांडर थे अंग्रेज़ों के, सर ह्यू रोज, उसको बहुत टफ फाइट दी, अपना एम्पायर बचाने की पूरी कोशिश की, बट सम हाउ एट द एंड 18 जून या 17 जून, ये थोड़ा सा डेट एक दो दिन आगे पीछे रहता है कई किताबों में, तो 17 जून 18 जून के आसपास की है ये, 1858। रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, उसका नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया है। क्लियर है दोस्तों, दिस इज द होल स्टोरी फ्रॉम द रानी लक्ष्मी। चलिए अब बात करते हैं एमसीक्यूज के तरफ। वीक 5 का जो एमसीक्यूज था उसमें हम देखेंगे, जो हमने आपसे कल सवाल पूछे थे, तो मैं आपको बस आंसर्स बता देता हूँ। ये सवाल मैंने आपसे पूछा था। पहला, संगम अकेडमीज फ्लरिश्ड अंडर द रॉयल पैट्रोनेज ऑफ पांड्या किंग्स ऑफ मदुरई। दिस इज अ कंप्लीटली राइट स्टेटमेंट। Tolkappiyam provides insights on the political and socio-economic conditions of the संगम एज। हमने कल के सेशन में संगम एज को डिस्कस किया है, वहीं से ये दोनों स्टेटमेंट बने थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, दिस मस्ट बी ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। आगे अगर बात करें, तिरुकुरल के ऑथर टोलकपियार है, नहीं, टोलकपियार तो ऑथर है टोलकपियम के। तिरुकुरल के कौन है, संत कवि तिरुवल्लुवर का नाम आपने सुना होगा, वो इनके ऑथर। शिल्पतिकरम को इलांगो एडिगल ने लिखा है और मन्नी मेघलई को सितलई सतनार ने लिखा है। वही करेक्ट आंसर है। सो सही आंसर यहाँ क्या होगा, ऑप्शन। अब वीक 6 के एमसीक्यूज देख लेते हैं, जो हमने आपसे 2 सवाल इनके भी पूछे थे। प्रलय मिसाइल के ऊपर एक सवाल पूछा था कि ये भारत का पहला कन्वेंशनल क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है, कंप्लीटली राइट। इट इज पावर्ड बाय अ सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर, दिस इज ऑल्सो राइट। सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है, मैंने आपको बताया था, क्लियर है, बैलिस्टिक के फील्ड में। आगे बात करते हैं, मिशन सागर भी मैंने आपको कल पढ़ाया था। इसमें कौन कौन से देश हैं जिनकी हमने मदद की है, तो इनको इंडियन ओशियन लिटोरल स्टेट्स कहा जाता है, राइट। जैसे मेडागास्कर है, सीचेल्स है, कोमोरोस है, मॉरिशियस है, मालदीव्स है। सो इसमें चारों के चारों आएंगे। सो करेक्ट स्टेटमेंट हियर इज 1 2 4। आज के सवाल आपके लिए रेडी है। पहला सवाल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल से मैं लेके आया हूँ। वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से पढ़िए, चार ऑप्शन है आपके पास, देखिए, चेक कीजिए और कमेंट थ्रेड में पार्टिसिपेट कीजिए। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी के हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप इस बार की यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा पास करना चाहते हैं तो। दूसरा सवाल, सिडनी डायलॉग हाल फिलहाल आपने कभी सुना होगा, सिडनी डायलॉग अभी न्यूज़ में था, ये किससे रिलेटेड है, ये मुझे आप बताइए। अपातानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट, ये क्या है। बेसिकली 2 स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, आप लोग कमेंट थ्रेड में। पर्वो वायरस मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये न्यूज़ में देखा गया है, इज अ कंटेजियस वायरस मेनली अफेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। प्लीज डू पार्टिसिपेट इन द कमेंट थ्रेड। एंड द फाइनल क्वेश्चन स्टेट हेल्थ इंडेक्स से है, हमने कल इस पर भी डिस्कशन किया था। तो जनरली क्वेश्चंस में वही लेके आता हूँ जो हम पीआईबी के सेशंस को एनालाइज करते हुए करते हैं, ताकि एक आपका हेल्दी एक क्विक रिवीजन भी हो जाए और फिर एक प्रैक्टिस सेशन भी आपका हो जाए, राइट। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है दोस्तों, लेवल 1 सीए बूस्टर प्रीमियम, लेवल 2 पावर ऑफ 10। आइए एनरोल कीजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको यहाँ पर। साथ ही साथ यूपीएससी के सेल्फ प्रेप कोर्सेज भी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक है, डू चेकआउट द लिंक्स। एंड सिविल तपस्या का पोर्टल सही है, बिल्कुल खजाना है यहाँ पर, डेली पढ़ने का यहाँ पे मतलब आपको रिसोर्सेज बहुत मिलेंगे। इसी तरीके से मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।